नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। क्या जबरन धर्मांतरण वोट का मामला है? दूसरा, क्यों सपा को घर के बाहर नेता नहीं मिलता? और तीसरा, कितना उचित है राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ना? आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात, क्या जबरन धर्मांतरण वोट का मामला है? कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई। पिटीशन अश्विनी कुमार उपाध्याय जी हैं, लॉयर हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध है, और उनकी पिटीशन आई जिसको जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस हेमा कोहली ने सुना। ये पिटीशन उपाध्याय जी इस तरह की काफी पिटीशंस लाते रहते हैं। ये इस बार वो लेके आए हैं जबरन धर्मांतरण, फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और धर्म से संबंधित उन्होंने काफ़ी चीज़ें पिटीशन लाए हैं। ये पिटीशन लेके वो दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे पहले। उनका मूल जो पिटीशन है वो ये कह रहे हैं कि देश के सारे जिलों में, उनका कहना ये है, उनकी पिटीशन कह रही है कि देश के सारे जिलों में जबरन धर्मांतरण हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। अब धर्मांतरण समझ लीजिए, ये आप रोज सुनते हैं कि ज़्यादातर जो आप सुनते हैं वो ये होता है कि हिंदू धर्म के दलित वर्ग के कुछ लोगों ने बौद्धिज्म में ज्वाइन किया या कन्वर्ट हुए। जो एक धर्मांतरण अगर कोई जिसकी तरफ ये इशारा करने की कोशिश करते हैं, मुसलमान से हिंदू या हिंदू से मुसलमान, जो धर्मांतरण मैंने सुने हैं वो प्यार मोहब्बत का मामला होता है। लड़की मुसलमान, लड़का हिंदू, लड़का मुसलमान, लड़की हिंदू, उसमें कभी कभी होता है। हालांकि कई जगह ऐसे भी हैं और ज़्यादातर जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग अपने धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगह धर्म परिवर्तन होता है, इसमें कहीं कुछ। लेकिन वो 99% मामले में मेरे संपर्क में जो लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो शादी ब्याह के मामले में ही होता है। अदरवाइज तो इन्होंने, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी की जो पिटीशन थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और ये कह के कर दिया था कि ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, इसमें ना कोई डेटा है ना कुछ है। अब ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन पे कल सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब ने इसमें कहा कि उनको समय चाहिए, क्योंकि जो बेसिक पोजीशन है, हमारे यहाँ कानून है इस तरह के, फोर्स धर्मांतरण नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश का जो संविधान है वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी उसमें है। वो उसको कहता है कि नहीं, कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई जबरन किसी को या अलोरमेंट, मतलब उसको लालच दे के कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें रोक है। ये ज़्यादातर क्रिश्चियंस के ऊपर लागू होता था, जब एक वर्ग विशेष में कहा जाता था कि उनको कुछ पैसे का लालच दे के या उनको ये कह के कि आप जिस समुदाय से आते हैं तो आप दलित से, अब आपको कॉमन हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें एक ज़माने में कही जाती थी। आज की तारीख में ऐसा कोई मेरी जानकारी में नहीं। अब चूँकि अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हर जिले में है। आप लोग भी उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में मैं रहता हूँ। क्या आपके ज़िले में आपको रोज़ ये सुनने में आता है कि कहीं जबरन धर्मांतरण हो रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ, जबरन ये कह रहे हैं, ये फोर्स कह रहे हैं। वॉलंटरली हो सकता है, और अगर कहीं ये वॉलंटरली, मान लीजिए कोई एक रिलीजन ए से कोई रिलीजन बी में जा रहा है अपनी स्वेच्छा से, तो मेरे हिसाब से रिलीजन ए वालों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारे रिलीजन में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को रिलीजन ए छोड़ के रिलीजन बी जाना पड़ रहा है। मतलब अगर कोई किसी कारण से, और ज़्यादातर लोग कारण से जाते हैं, और वो मैं जितना कारण देखा हूँ, कम से कम हिंदू धर्म के हिसाब से तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, बाकी धर्मों का कोई मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के जो धर्मांतरण होते हैं वो ज़्यादातर जो छुआछूत हमारे यहाँ, जिसके लिए पूरा समाज लड़ता है, सब कुछ होता है, छुआछूत ले लीजिए, दलितों का उत्पीड़न ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं इसको काम करता है। तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ कि ये धर्मांतरण का मामला फोर्स धर्मांतरण तो नहीं है। अब होता क्या है कि अश्विनी जी की ये पिटीशन आ गई, ये वहाँ पे एडमिट हो गई, उसमें शायद 27-28 नवंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब मांगा गया है। 12 दिसंबर को शायद उसकी डेट लगी है। लेकिन इतने दिन तक अब वो न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न मीडिया पे वो कुछ उस पर डिबेट होती रहेगी कि भाई जबरन धर्मांतरण होता है, जर्म। अब एक वोट की दृष्टि से बुरा लगेगा कि भाई किसी को भी बुरा लगेगा। अब इस देश में
135 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, और उसके बाद भी हिंदुओं को ये डर लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुझे जैसा लगता है ये केवल और केवल वोट का मामला है, वोट को पोलराइज करने का मामला है कि जिससे धर्म की वो दिखा के पोलराइज करो, ये इमोशनल मामला है। ग्राउंड पे अगर किसी धर्म से, कोई ए धर्म से, जैसे मैंने पहले कहा था, बी में जा रहा है, तो उस धर्म वालों को देखना चाहिए कि उसके कारण क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, क्यों सपा को घर के बाहर नेता नहीं मिलते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो चुनाव हो रहे हैं, एक रामपुर का चुनाव है, रामपुर का एमएलए वाला चुनाव है जो बाई इलेक्शन है। आजम खान साहब को वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, वो सीट खाली हो गई है, उसमें चुनाव है। वो चुनाव कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आजम खान की प्रतिष्ठा का है, और अब रामपुर में उनकी प्रतिष्ठा लगी है। दूसरा एक खतौली में बाई इलेक्शन है, जो सैनी साहब जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी सदस्यता गई, तो वहाँ बीजेपी ने सेफ खेला, जो ट्रेडिशनल है उनकी पत्नी को दे दिया गया है, ये कहते हुए कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। और इधर से उसमें अजीत सिंह की जो आरजेडी है उसने अपनी तरफ से उतार दिया है मदन भैया को। तो वहाँ का एक अपना इलेक्शन है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये सब 2024 की तैयारी हो रही है, वो मैनपुरी का इलेक्शन है। मैनपुरी का इलेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सपा को घर के बाहर नेता नहीं मिलते कि अखिलेश जी ने वही पुराना फॉर्मूला करके अपनी पत्नी को उतार दिया है। तो मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि आप एक पूरे प्रदेश की पार्टी चलाते हो, एक 24 करोड़ का हमारा प्रदेश है, आपको अपने पिता, मैं अखिलेश जी के रेफरेंस में कह रहा हूँ, अपने भाई, इसके अलावा आपको कैंडिडेट ही नहीं दिखते हैं। मतलब यादव कैंडिडेट भी आपको अपने घर के बाहर कोई नहीं दिखता है। अभी आजमगढ़ का इलेक्शन हुआ तो आपने धर्मेंद्र यादव जी को दे दिया, यहाँ का हुआ तो आपने डिम्पल यादव जी को दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अखिलेश यादव जी के हाथ से निकल रही है। मैनपुरी का इलेक्शन पे उनको थोड़ा गैम्बल करना चाहिए था। 1-1.5 साल की बात है, 1-1.5 साल में अगर वो किसी ऐसे नेता को जो नॉन मुलायम सिंह के परिवार से होता, नॉन अखिलेश के परिवार से होता, उनके परिवार का नहीं होता, जात कोई भी होती, वो बेहतर जानते कि कौन सी जात का खड़ा हो कौन सा नहीं, तो शायद एक मैसेज बढ़ा जाता कि ये आपके परिवार से के बाहर भी इस पार्टी का कोई वजूद है। लेकिन आपको अगर सिर्फ परिवार तक देखना है तो मेरे हिसाब से ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि डिम्पल यादव जी जीत जाएंगे, लेकिन इस पर भी दो राय नहीं है कि अगली बार जब आप इलेक्शन 2024 का आएगा तो घर में भी अगर आप लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, घर के लोग, मतलब वो पार्टी तो आप नहीं एक्सपैंड कर पाए ना, वो पार्टी के रूप में नहीं हो पाया। तो मेरे हिसाब से मैनपुरी से डिम्पल यादव जी को लड़ाना, और अगर घर में किसी को लड़ाना था तो आपके यहाँ का जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकली सबसे मैच्योर आदमी जो आपके यहाँ, वो धर्मेंद्र यादव जी हैं। अब आजमगढ़ से वो हारे थे अखिलेश यादव जी, आप उनके प्रचार के लिए एक दिन भी नहीं गए थे, जबकि आप वहाँ के सिटिंग एमपी थे। तो एज अ प्रायश्चित कह लीजिए या वो कह लीजिए, आप वहाँ डट के धर्मेंद्र यादव को लड़ाते, धर्मेंद्र यादव दिल्ली संभालते, आप यूपी की पॉलिटिक्स करते। अब डिम्पल जी ठीक है, अच्छी बात है, दिल्ली संभाल लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लखनऊ रहेंगे और दिल्ली रहेंगी, ये थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरी बात, कितना उचित है राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ना। अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आर्टिकल 142 है उसके तहत जो उसको विशेष अधिकार है, उसमें उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को रेमिशन उनको छोड़ दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, मैं इसके अगेंस्ट वाला हूं। दो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र हैं जिनको ये लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक किया गया, क्योंकि वो तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि इनको छोड़ दिया जाए, सोनिया गांधी ने भी कह दिया था कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको माफ़ कर दिया जाए। मैं इस ओपिनियन का नहीं हूँ। कारण मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहला मैं राजनीतिक कारण बता दूँ। बताया ये गया उस ऑर्डर में कि इन लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, एक कारण इस वजह से छोड़ा जा रहा है, इनका कंडक्ट बहुत अच्छा है, दो कारण की वजह से छोड़ा जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है भीमा कोरेगांव केस में जितने लोग बंद हैं, वो कोई आईआईटी है, कोई वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, और ये लोग कन्विक्टेड हैं, वो आरोपित हैं, वो अंडर ट्रायल हैं। तो अगर पढ़ाई इज द क्राइटेरिया तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं। कंडक्ट की अगर बात है तो उनके कंडक्ट भी देख लीजिए, मतलब उसमें से मुझे नहीं लगता है कि 80 साल के उनका कोई कंडक्ट में कमी होगी। तो अगर ये क्राइटेरिया है रेमिशन का, तो उनकी भी क्राइटेरिया होनी चाहिए, उनको भी बेल देनी चाहिए। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ, उनको कम से कम बेल तो देनी चाहिए जब तक आप उनको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा, ये जो कन्विक्शन है, ये ध्यान रखना होगा कि ये राजीव गांधी इन पर्सन की हत्या हो सकती है, लेकिन वो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो मेरे प्रधानमंत्री थे, वो आपके प्रधानमंत्री थे,
और एक कुछ विदेशी ताकतों ने मिलके, मैं फिर कह रहा हूं कोट अनकोट, विदेशी ताकतों ने मिलके हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की थी। और उन विदेशी ताकतों के साथ हमारे देश के कुछ लोग इन्वॉल्व थे। तो अगर कोई विदेशी ताकत के साथ हाथ मिलाता है तो उससे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? हत्या तो छोड़ दीजिए, हमारे मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं। ये ठीक है, मैं उस लॉजिक को समझता हूं जो लोग कहते हैं कि भाई हत्या, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो आप उसकी हत्या भी नहीं कर सकते, उसकी मृत्यु मतलब उसका जीवन भी नहीं ले सकते हैं। अगर जीवन दे नहीं सकते हैं तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, फांसी नहीं होनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आजीवन कारावास जब तक है तब तक जेल में रहेंगे। क्योंकि ये जो लोग जो बाहर निकले हैं, तो आप देख लीजिए, किसी ने कहीं क्षोभ या प्रायश्चित जैसी किसी की टोन है? इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, मतलब किसी को नहीं है। कोई कह रहा है कि कोई प्रायश्चित भी नहीं है, कोई माफी भी नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी और उन्होंने कहा, गांधी परिवार ने कह दिया था इनको छोड़ दिया था। गांधी परिवार ने महात्मा गांधी के लड़के ने गोडसे को भी छोड़ने के लिए कहा था, उनको भी कहा था कि माफ कर दिया जाए, तो क्या गोडसे को छोड़ दिया गया था? ये सब लॉजिक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देश के सबसे बड़े पद पे, पूर्व प्रधानमंत्री पे विदेशी ताकत के साथ हाथ मिला के अगर आप उसकी हत्या कर रहे हैं, साजिश नहीं रच रहे हैं, हत्या कर भी दे रहे हैं, तो इसकी तो मेरे हिसाब से आजीवन कारावास, इसका रेमिशन का कहीं से कोई मामला बनता नहीं है। अब वो यहाँ पे भी वोट है कि किसी को तमिल वोट चाहिए, किसी को कोई वोट चाहिए, हर जगह वोट की राजनीति है, मालूम नहीं ये क्या होगा, लेकिन ये रेमिशन जो है मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।